जनवरी का तीसरा हफ्ता आ गया है और अगर हम ध्यान दें तो दुनिया भर के जो जिम हैं वो अचानक से खाली होने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। नई नवेली डायरियां जो हमने बड़े चाव से ली थीं, जिनमें बड़े बड़े वादे लिखे गए थे, वो किसी दराज में बस धूल खा रही होती हैं। एकदम सही कहा। मतलब जो नए साल का एक खुमार होता है ना, जो हवा में एक अजीब सा उत्साह होता है, वो अचानक कहीं गायब हो जाता है और हमारी जो पुरानी दिनचर्या है वो अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब ये वादे, जिन्हें हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं, जब ये टूटते हैं तो इंसान तुरंत खुद को ही दोष देने लगता है। हाँ, हम तुरंत मान लेते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है या हमें अनुशासन की कोई बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल, हमें लगने लगता है कि हमारे अंदर ही कोई बुनियादी खोट है। तो चलो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारी इस गहरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जेम्स क्लियर की बेहद प्रभावशाली किताब एटॉमिक हैबिट्स, उसके उन मुख्य नोट्स का विश्लेषण करना है जो ये बताते हैं कि असल में गलती हमारी मेहनत या हमारी नियत में नहीं है, बल्कि गलती उस तरीके में है जिसे हम अपनाते हैं। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे बहुत ही छोटे छोटे बदलाव, मतलब रोजमर्रा के साधारण से बदलाव, जीवन में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर धमाका एक बहुत ही सटीक शब्द है, क्योंकि जो एटॉमिक शब्द है ना, उसके दो अर्थ होते हैं। पहला, जो बहुत सूक्ष्म हो, एकदम अणु के समान छोटा, और दूसरा वो जिसमें असीमित ऊर्जा छिपी हो, जैसे एटम बॉम्ब है ना। बिल्कुल वही, असीमित ऊर्जा। अगर इसके लिए एक एनालॉजी दी जाए तो कोई नया रेजोल्यूशन लेना अक्सर ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति जिसने जीवन में कभी भी व्यायाम नहीं किया हो, वो पहले ही दिन जिम में जाकर सीधे 100 किलो वजन उठाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, और उसके अंदर उत्साह तो बहुत है, वो मोटिवेशन से पूरी तरह भरा हुआ है, लेकिन उसका जो तरीका है वो पूरी तरह से अव्यावहारिक है ना? वो 100 किलो वजन तो कभी नहीं उठेगा, उल्टे उसके शरीर में चोट लगने का पूरा खतरा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये कि हम फेल होने का कारण हमेशा अपनी प्रेरणा या इच्छा शक्ति की कमी को ही मानते हैं। जबकि 100 किलो वजन उठाने वाले उस उदाहरण में अगर आप देखें तो समस्या उस व्यक्ति के इरादे में नहीं है, बल्कि उसके काम करने के उस बेतरतीब तरीके में है। रातों रात अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने की जो चाह है, असल में वही सारी समस्या की जड़ है। और यहीं से उस 1% के नियम का विचार सामने आता है। किताब में जो एक बहुत गहरा सिद्धांत दिया गया है वो ये है कि हमें रातों रात कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाया जाए। लेकिन सच कहूं तो यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई सुनता है कि सिर्फ 1% बेहतर होना है तो ये सुनने में बहुत ही मामूली, यहाँ तक कि महत्वहीन सा लगता है। हाँ, बहुत ही छोटा लगता है। मतलब अगर किसी इंसान को 20 किलो वजन कम करना है या कोई नई भाषा सीखनी है, तो क्या रोज सिर्फ 1% बदलाव से सच में कोई फर्क पड़ सकता है? ये शंका बहुत स्वाभाविक है और यही वो जगह है जहां लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम इसे तुरंत दिखने वाले परिणामों के चश्मे से देखते हैं। अच्छा, तो फिर इसे कैसे दिखना चाहिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें और इसके पीछे के गणित को समझें तो ये 1% बदलाव तुरंत कोई परिणाम नहीं दिखाता, लेकिन गणित के हिसाब से अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वह अपने शुरुआती स्तर से लगभग 37 गुना ज्यादा बेहतर बन चुका होता है। वाह, 37 गुना, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, और इसे स्रोत के अनुसार आदतों का चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हैबिट्स कहा जाता है। हम अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज को सिर्फ बैंक खातों या पैसों के निवेश से जोड़कर देखते हैं। सही कहा, लेकिन ये हमारी दैनिक आदतों पर भी पूरी तरह लागू होता है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। वो क्या? जब हम कोई नई आदत डालते हैं तो शुरुआत में एक ऐसा दौर आता है जिसे निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं। वो शुरुआती कुछ हफ्ते हैं ना, जब लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा। बिल्कुल, हम रोज सलाद खा रहे हैं, रोज दौड़ रहे हैं, पर वजन मशीन पर वही का वही है। इसी निराशा में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। हाँ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू एक छुपी हुई क्षमता की तरह काम करता है। वो छोटे बदलाव जो तुरंत अदृश्य लगते हैं, वो लंबे समय में जुड़कर एक विशाल परिणाम देते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हमें उस 100 किलो के वजन को पहले दिन उठाने के बजाय सिर्फ 1 किलो से शुरुआत करनी है और उस गति को बनाए रखना है। एकदम सही। तो अब अगर ये स्पष्ट है कि सिर्फ 1% रोज बेहतर होना है,
तो दिमाग में तुरंत एक और सवाल उठता है कि हम उस 1% की दिशा कैसे तय करें, क्योंकि समाज हमें बचपन से सिखाता है कि हमेशा बड़े बड़े लक्ष्य या गोल्स तय करो। हम हमेशा मंजिल पर ही ध्यान देते हैं। पर इस किताब के विश्लेषण में एक बहुत ही अलग नजरिया सामने आता है कि लक्ष्य नहीं बल्कि अपना सिस्टम बदलें। और ये हमारी पारंपरिक सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि मंजिल क्या होनी चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की जो दैनिक प्रक्रिया है, जो रोज का काम है, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि लक्ष्य बुरे होते हैं? नहीं, लक्ष्य भविष्य में होते हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन जो सिस्टम है वो वर्तमान में काम करता है। किताब में इस पर एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि लक्ष्य हमें रास्ता दिखाते हैं पर सिस्टम हमें वहां तक पहुंचाते हैं। रोज एक पेज लिखने का सिस्टम बनाना चाहिए। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मान लीजिए कि लक्ष्य उस दिशा सूचक या कंपास की तरह है जो ये बताता है कि उत्तर दिशा कहाँ है। दिशा जानना तो जरूरी है। हाँ, दिशा जानना जरूरी है, लेकिन सिस्टम वो गाड़ी है, वो इंजन है जो असल में आपको उस दिशा में ले जाता है। अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी में बैठकर सिर्फ अपने कंपास को घूरता रहे और गाड़ी स्टार्ट ही ना करे तो क्या वो कहीं पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। शुक्रिया। पर इस सब का मतलब क्या है मनोवैज्ञानिक रूप से? इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना भी जरूरी है कि क्यों केवल लक्ष्यों पर निर्भर रहना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, कैसे? जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम अनजाने में अपनी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरा 10 किलो वजन कम हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। मतलब जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता हम लगातार खुद को असफल महसूस करते रहते हैं। बिल्कुल, और इसे यो-यो प्रभाव भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, लक्ष्य पूरा होने के बाद लोग अक्सर अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा सिर्फ वो अंतिम परिणाम था जो कि अब मिल चुका है। सही कहा। जबकि अगर फोकस सिस्टम पर हो, जैसे कि मुझे रोज 30 मिनट टहलना है, तो इंसान रोज सफल होता है। हर दिन जब टहलने का काम पूरा होता है तो एक जीत का एहसास होता है। ये सच में नजरिए को पूरी तरह पलट देने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक और उलझन सामने आती है। वो क्या? अगर सिस्टम बनाना इतना ही कारगर है तो ऐसा क्यों होता है कि लोग एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाते हैं, जैसे रोज सुबह उठकर जिम जाने का, पर कुछ हफ्तों बाद वो सिस्टम भी टूट जाता है? निरंतरता बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? ये आदतों के विज्ञान का सबसे गहरा पहलू है और इसका सीधा संबंध हमारी पहचान या हमारी आइडेंटिटी से है। पहचान मतलब हमारे खुद को देखने के नजरिए से? हाँ, व्यवहार में बदलाव के अलग-अलग स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर है परिणामों में बदलाव, जैसे वजन कम करना। ठीक है। उसके अंदर का स्तर है प्रक्रिया में बदलाव, मतलब आपका सिस्टम या रोज जिम जाना। लेकिन सबसे गहरा और अहम स्तर है अपनी पहचान में बदलाव। जब तक नई आदतें किसी इंसान की पहचान का हिस्सा नहीं बनती, तब तक वे केवल थोपे गए प्रयास ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने पढ़ा था कि ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे जिम जाना है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं एक फिट इंसान हूँ। बिल्कुल, जब पहचान बदलती है तो अच्छी आदतें अपने आप जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यही पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। क्या ये सिर्फ खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं है? झूठ बोलने जैसा कैसे? मेरा मतलब है, अगर किसी का स्वास्थ्य एकदम खराब है और वो इंसान खुद को फिट इंसान मान ले, तो क्या दिमाग तुरंत इस बात का विरोध नहीं करेगा? ये तो आजकल जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी चलती है वैसा कुछ लगता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है और ये सतह पर विरोधाभासी भी लगता है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में इसे खुद से झूठ बोलना नहीं कहते। अच्छा, तो ये क्या है? दरअसल हमारे फैसले इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कि हम खुद को क्या मानते हैं। जब हम सिर्फ क्या करना है यानी एक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी मुश्किल काम एक बोझ लगता है। लेकिन जब हम क्या बनना है यानी अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान देते हैं तो हम खुद से पूछते हैं, एक फिट इंसान इस स्थिति में क्या करेगा? मतलब ये एक दिशा तय करने जैसा है। हर छोटा फैसला उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह काम कर रहा है। एकदम सही। जब कोई लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का चुनाव करता है तो इंसान खुद से ये नहीं कह रहा होता कि मैं रातों रात कोई एथलीट बन गया हूँ। हाँ, वो बस एक छोटा सा कदम ले रहा है। बिल्कुल, बल्कि वो अपनी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहा होता है और लगातार डाले गए ये छोटे छोटे वोट दिमाग के इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही इंसान हूँ जो स्वस्थ विकल्प चुनता है। वाह,
ये तो जब ये पहचान बदल जाती है तो अच्छी आदतें निभानी नहीं पड़ती, वे स्वाभाविक हो जाती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक हो जाती हैं। ये बहुत ही सशक्त विचार है, अपनी पहचान के पक्ष में वोट डालना। तो अब तक हमने बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक नींव तैयार कर ली है। हाँ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हमने समझा कि रातों रात बदलाव के बजाय 1% नियम को अपनाना है, लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना है और मानसिकता के स्तर पर अपनी पहचान को बदलना है। पर ये सब तो सिद्धांत और मनोविज्ञान का हिस्सा है ना। असली चुनौती तो ये है कि इसे अपनी भागदौड़ भरी दिनचर्या में कैसे उतारा जाए। बिल्कुल, और यहीं तर वो व्यवहारिक कदम काम आते हैं, क्योंकि ये स्रोत हमें सिर्फ दर्शन में नहीं छोड़ता, बल्कि आदतों के 4 नियम या द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के रूप में एक पूरी टूल किट देता है। हाँ, ये 4 नियम बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि किसी इंसान को रोज रात को सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालनी है, पर वो रोज फोन चलाते चलाते सो जाता है, जो कि बहुत आम बात है आजकल। इन 4 नियमों से वो अपना सिस्टम कैसे बनाएगा? पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं या मेक इट ऑब्वियस। इस पहले नियम का आधार ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि काम ना करने की वजह प्रेरणा की कमी है, जबकि असल में कमी स्पष्टता की होती है। मतलब हम क्लियर नहीं होते कि करना क्या है। बिल्कुल। इंसान का दिमाग अनिश्चितता से बचता है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि मैं आज से रोज किताब पढ़ूंगा, तो ये बहुत ही अस्पष्ट है। इसके बजाय एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए, जिसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं, यानी समय और स्थान तय करना। तो हमारे उदाहरण में इसे स्पष्ट बनाने का मतलब होगा ये तय करना कि मैं रोज रात 10 बजे अपने बेडरूम की कुर्सी पर बैठकर 10 पन्ने पढ़ूंगा। इसमें कोई उलझन नहीं है, एकदम साफ है। एकदम सही। जब समय और स्थान स्पष्ट होता है तो वो हमारे दिमाग के लिए एक ट्रिगर या संकेत बन जाता है। रात के 10 बजते ही और उस कुर्सी को देखते ही दिमाग को अपने आप संदेश मिल जाता है कि अब क्या करना है। बहुत खूब। इसके बाद आता है दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं या मेक इट अट्रैक्टिव। नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना जिसे करना इंसान को पहले से बहुत पसंद हो। और इसके पीछे न्यूरोसाइंस काम करती है ना, विशेष रूप से वो जो डोपामिन वाला फंडा है। हाँ, डोपामिन। इंसान का दिमाग उस चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जहां उसे किसी इनाम के मिलने की उम्मीद होती है। दिलचस्प बात यह है कि इनाम मिलने पर उतना डोपामिन नहीं रिलीज होता जितना इनाम की उम्मीद में होता है। अच्छा, यानी वो जो एक लालसा होती है, जो एक क्रेविंग होती है, वही हमें काम करने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। इसलिए इस नियम में टेम्पटेशन बंडलिंग या प्रलोभन को एक साथ जोड़ने की तकनीक काम आती है। ये कैसे काम करती है? अगर किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ा जा सकता है जो बेहद पसंद हो। जैसे मैं सिर्फ किताब पढ़ते समय ही अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी पीऊंगा। अरे वाह, इससे तो वो बोरिंग लगने वाली आदत भी आकर्षक बन जाती है, क्योंकि दिमाग को उस चाय का इंतजार रहता है। ये तो एकदम दिमाग को हैक करने जैसा है ना? बहुत ही कारगर तरीका है ये। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद मुझे सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगता है। इसे आसान बनाएं या मेक इट इजी। इस नियम में उस 2 मिनट के नियम की चर्चा की गई है। हाँ, द 2 मिनट रूल। इसके अनुसार किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। मतलब ये नियम शुरुआत करने में जो एक मानसिक रुकावट होती है, जो फ्रिक्शन होता है, उसे खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन है। ये घर्षण या फ्रिक्शन ही वो चीज है जो हमें रोकती है। वास्तव में कोई भी बड़ा काम शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी या शुरुआती ऊर्जा चाहिए होती है। हाँ, जब हम सोचते हैं कि यार मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी है, तो दिमाग तुरंत थकान का बहाना बनाकर टाल मटोल करने लगता है। लेकिन अगर हम उस लक्ष्य को सिर्फ ये कहकर छोटा कर दें कि मुझे केवल 2 मिनट के लिए 1 पन्ना पढ़ना है, तो दिमाग विरोध नहीं करता। हाँ, उसे लगता है कि 2 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं कर ही सकता हूँ। और मजे की बात यह है कि एक बार जब किताब खुल जाती है और इंसान पढ़ना शुरू कर देता है, तो वो 2 मिनट कब 20 मिनट में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। यहाँ मुख्य उद्देश्य काम को खत्म करना नहीं है, बल्कि रोज उपस्थित होना या शो अप करना है। एक आदत को सुधारा तब जा सकता है जब वो पहले से स्थापित हो। ये बात तो एकदम गांठ बांधने वाली है कि आदत सुधारने से पहले उसका स्थापित होना जरूरी है। वाओ! बिल्कुल। और अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं या मेक इट सैटिस्फाइंग। जब भी कोई अच्छी आदत पूरी हो तो तुरंत खुद को कोई छोटा सा इनाम दें।
लेकिन मुझे ये समझाइए कि अच्छी आदतों के लिए हमें खुद को अलग से इनाम देने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब क्या वो काम अपने आप में काफी नहीं है? ये समझने के लिए हमें मानव विकास के इतिहास में जानना होगा। अच्छा, इवोल्यूशन। हाँ, हमारे पूर्वज एक इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट या तुरंत परिणाम मिलने वाले माहौल में रहते थे। उन्हें शिकार करना होता था और तुरंत खाना मिल जाता था। तो हमारा दिमाग इसी तुरंत मिलने वाली संतुष्टि के लिए प्रोग्राम्ड है। लेकिन आज की दुनिया तो डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट है, जहां परिणामों के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल सही। मतलब पढ़ाई आज करते हैं, नौकरी सालों बाद मिलती है, जिम आज जाते हैं और फिट महीनों बाद होते हैं। यही एवोल्यूशनरी मिसमैच है। अच्छी आदतों का जो परिणाम है वो भविष्य में मिलता है, जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत मिल जाता है। सीखने के लिए हम उसे तुरंत संतोषजनक बनाना पड़ता है। कैसे? जैसे किताब पढ़ने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक मार्क लगाना या खुद को शाबाशी देना। ये छोटे छोटे तरीके दिमाग को ये संकेत देते हैं कि जो काम अभी किया गया है वो फायदेमंद है और उसे दोहराना चाहिए। यानी ये चारों नियम, समय और जगह स्पष्ट करना, आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़कर आकर्षक बनाना, 2 मिनट के नियम से शुरुआती रुकावट खत्म करना और तुरंत संतुष्टि देना, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। हम बेसिकली एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहां अच्छी आदतें अपनाना स्वाभाविक हो जाए और बुरी आदतों को चुनना मुश्किल हो जाए। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को उल्टा भी किया जा सकता है। मतलब उन्हें अदृश्य बनाएं, अनाकर्षक बनाएं, मुश्किल बनाएं और असंतोषजनक बनाएं। एकदम सही। सच में ये पूरी चर्चा सफलता के प्रति हमारे उस पारंपरिक नजरिए पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जो ये कहता है कि सब कुछ सिर्फ कठोर अनुशासन और खुद को सजा देने से ही मिल सकता है। हाँ, वो मोटिवेशन वाला पुराना तरीका। आज हमने जो भी विश्लेषण किया है उसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। ये एक सिस्टम का परिणाम है। हमारी जिंदगी का ग्राफ हमारे उन रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से तय होता है जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझ लेते हैं। और ये बात हमें इस विचार की ओर ले जाती है कि अपनी आदतों में सुधार करने के लिए किसी नए साल का, किसी सोमवार का या किसी विशेष दिन का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हर पल एक नया चुनाव है। हाँ, वो 1% बदलाव अभी इसी वक्त से शुरू किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को विराम दें, मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आ रहा है। कैसा विचार? हमने ये तो समझ लिया कि अच्छी आदतें समय के साथ हमारे पक्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं, हमें 37 गुना बेहतर बनाती हैं। हाँ। लेकिन जरा इसके दूसरे पहलू के बारे में सोचिए। दूसरे पहलू से क्या आशय है आपका? अगर अच्छी आदतें 1% के हिसाब से कंपाउंड होकर हमें शिखर तक ले जा सकती हैं, तो हमारी उन छोटी छोटी बुरी आदतों का क्या, जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते हैं? अरे बाप रे, ये तो जैसे रोज थोड़ी सी नींद कम लेना, तनाव में आकर जंक फूड खा लेना या जरूरी काम को लगातार बस कल पर टालते रहना, क्या ये बुरी आदतें भी हर दिन 1% के हिसाब से हमारे खिलाफ काम नहीं कर रही होंगी? ये एक बहुत ही सतर्क करने वाला दृष्टिकोण है। क्योंकि समय कभी भी तटस्थ या न्यूट्रल नहीं रहता। ये या तो हमारी अच्छी आदतों का साथी है या हमारी बुरी आदतों का हथियार। तो विचार करने वाली बात यही है कि जो अदृश्य से दिखने वाले चुनाव हम हर दिन कर रहे हैं, वो असल में किस दिशा में जमा हो रहे हैं? बिल्कुल। क्या हमारा रोज का सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है या चुपचाप हमारे ही खिलाफ? इसी गहरे विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपने रोज के उस 1% पर जरूर गौर कीजिएगा।